हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने ये जो चैप्टर पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ी थी शीत युद्ध के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हमें शीत युद्ध के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2-3 साल पहले पहला चैप्टर ही जो है शीत युद्ध का दौर हुआ करता था, उसके बाद में ये सेकंड चैप्टर होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो चैप्टर हटा दिया है और यही आपका पहला चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर आपका तभी समझ में आएगा जब हमें शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो कल हमने शीत युद्ध के दौर के बारे में कुछ पढ़ा था, आज एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो शीत युद्ध का दौर मतलब समय, शीत युद्ध का समय चला था 1945 से 1991 तक। क्योंकि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। और शीत युद्ध में क्या हुआ था, पूरा का पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था। एक पहली दुनिया जो कि पश्चिमी दुनिया कहलाई थी, जिसका लीडर अमेरिका था, और जो दूसरी दुनिया पूर्वी दुनिया थी, उसका लीडर सोवियत संघ या रूस था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शीत युद्ध में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र के रूप में धुरी राष्ट्र से लड़ रहे थे। तो वहीं पर अमेरिका और रूस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत सारे कारण हमने पढ़े। एक दूसरे के बीच में जो है इनकी दोस्ती में दरार आ गई और दोनों में महाशक्ति की होड़ बनने लगी कि कौन विश्व में जो है सबसे बड़ी महाशक्ति है। तो महाशक्ति बनने की होड़ में जो है वो शीत युद्ध आरंभ हुआ। और शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ कौन कौन बनना चाह रही थी? एक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पश्चिमी देशों का सदस्य है, और दूसरा सोवियत संघ या रूस, जो कि पूर्वी दुनिया का देश का लीडर कहलाया। ये भी देखा था हमने, जो पश्चिमी दुनिया थी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये देश जो है ये सब अमेरिका की विचारधारा जो कि पूंजीवादी थी उसको सपोर्ट करते थे। और जो पूर्वी दुनिया के देश थे जिनका लीडर रूस या सोवियत संघ था, उसके साथ चीन, जापान, उत्तर दक्षिण कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ये सभी जो है पूर्वी दुनिया के देशों का समर्थन या सोवियत संघ का समर्थन करते थे। और इनकी जो विचारधारा थी वो थी समाजवाद या साम्यवादी। दोनों विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत थी एक दूसरे की। अमेरिका जो है वो समाजवाद विचारधारा से अमेरिका समाजवादी विचारधारा का विरोध करता था, और जो सोवियत संघ था वो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करता था। तो शीत युद्ध का एक कारण ये भी था कि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी, दोनों ही एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध करते थे। और हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे देश थे जैसे कि भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना, और जो कि नए नए आज़ाद हुए थे, तो वो तीसरी दुनिया के देश कहलाए। उन्होंने दोनों ही गुटों में आने से मना कर दिया। जैसे भारत था, भारत ने कहा कि भैया ना तो हम अमेरिका पश्चिमी दुनिया में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत संघ के गुट पूर्वी दुनिया में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी अभी स्वतंत्रता मिली है और हमारा जो देश है वो पहले ही आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। और जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान का। तो भारत में जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी, अस्थिरता आ गई थी। तो भारत को अपने ही देश में स्थिरता पैदा करनी थी, अपने देश का विकास करना था। ऐसे ही मिस्र और इंडोनेशिया, ये भी वो देश थे जिन्होंने की गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। फिर मैंने बताया गुट निरपेक्षता का मतलब जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं। कौन से गुट? एक गुट पश्चिमी दुनिया और दूसरा गुट पूर्वी दुनिया। इनको ध्रुव भी कहते हैं, पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव। अब हम आज का सेकंड वीडियो देखते हैं, आगे की कहानी। अब यहाँ से हमारा असली चैप्टर शुरू होता है, दो ध्रुवीयता का अंत। पहले तो चैप्टर का नाम हमें समझना होगा। दो ध्रुवीयता मीन्स दो ध्रुव। जो
शीत युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक अमेरिका का गुट वाला और दूसरा सोवियत का गुट वाला। तो हम इससे कहेंगे कि पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक ध्रुव जिसका लीडर अमेरिका था और दूसरा ध्रुव जिसका लीडर जो है वो सोवियत संघ था। तो जब शीत युद्ध का लास्ट में जब समय आया 1991 के आसपास, तो उस वक्त तक जो है ये जो शीत युद्ध था वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और 1991 तक आते आते दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। मीन्स जो दो ध्रुव बने हुए थे पूरे विश्व में वो समाप्त हो गए। और कैसे समाप्त हुए, कौन सा ध्रुव खत्म हुआ, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध जैसे कि हमने देखा 1914 से 1918 में 18 तक चला। इसी बीच में 1917 में रूस में क्रांति हुई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नंबर का प्रश्न बन जाता है कि 1917 में रूस के अंदर समाजवादी क्रांति हुई। पहले रूस में भी शाही परिवारों का शासन रहा करता था, तो वो अपनी मनमानी करते थे। तो उसके बाद वहाँ पर क्रांति हुई समाजवादी, और रूस में जो है समाजवाद आया। कौन से सन में? 1917 में। ये एक नंबर का प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। किस नेता के अंतर्गत ये समाजवादी क्रांति हुई? रूसी नेता लेनिन के अंतर्गत जो है समाजवादी क्रांति हुई। और इन्होंने क्या किया? पूंजीवाद का विरोध किया। समाजवादी क्रांति की सफलता के बाद सोवियत प्रणाली की स्थापना होती है। जब 1917 में समाजवादी क्रांति स्टार्ट हो जाती है, रूस के अंदर समाजवाद आ जाता है, तो यही समाजवाद धीरे धीरे आगे बढ़कर जब इसमें सफलता मिलती है और कई देशों को ये लगता है कि भाई रूस अब जो है अच्छा प्रगति कर रहा है, तो वो रूस के साथ रूस की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर सोवियत संघ में जुड़ते रहते हैं। तो सोवियत यही जो प्रणाली है समाजवादी विचारधारा, इसी को सोवियत प्रणाली कहा गया। अभी इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। 1917 में रूस की क्रांति हुई। उसके बाद में रूस के साथ ये 15 गणराज्य, जिसमें रूस भी शामिल है, ये सब आपस में जुड़े और इन सब 15 राज्यों से मिलकर क्या बना? USSR, सोवियत संघ बना। कब बना? 1922 में। भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा देश भारत है, ये अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना, ये कई राज्यों से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। इसी तरीके से सोवियत संघ, जिसको कि USSR भी कहते हैं, उसका जन्म 1922 में हुआ। कैसे जन्म हुआ? जो 15 गणराज्य थे या जो 15 राज्य थे वो आपस में सब एक हो गए। 15 गणराज्य कौन से थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। पूरा सोवियत संघ इन 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। और जो सबसे बड़ा राज्य था वो था रूस। और अब आप देखिए कि यूक्रेन भी USSR का ही हिस्सा था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो ये जो 15 गणराज्य एक साथ मिले हुए थे, ये सब अलग अलग टूट गए। यूक्रेन अलग हो गया, रूस अलग हो गया, ये सब अलग अलग बन गए। और आज आप जानते हैं यूक्रेन और रूस जो कभी सोवियत संघ के राज्य हुआ करते थे, वो आज दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। शीत युद्ध के लास्ट में 1978 से लेके 1984 के बीच में शीत युद्ध जो है उसका दायरा बहुत सीमित हो गया। 1945 से शुरू हुआ था शीत युद्ध। पहले बहुत ज़्यादा आक्रामक था। रूस, सोवियत संघ और अमेरिका में जो है बिल्कुल टक्कर रहती थी और ये सभी दूसरे देशों को ये चाहते थे कि इनको किसी तरीके से लालच देकर अपने गुट में शामिल करना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए तो ये इनमें जो आपस में युद्ध का जो दायरा था वो बहुत सीमित हो गया।
अमेरिका ने चीन के साथ मित्रता कर ली। चीन किसका साथी था? चीन जो है सोवियत संघ के गुट का था, लेकिन अमेरिका ने पीछे से चीन से दोस्ती कर ली और आज भी जो है आप जानते हैं अमेरिका और चीन मिलकर जो है पीछे से पाकिस्तान का साथ देते हैं और भारत का विरोध करते हैं। अब जो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदल दी। अमेरिका पहले जो है समाजवाद का विरोध करता था, जो भी देश समाजवादी होता था उसका विरोधी अमेरिका बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने क्या किया, और जो दूसरे देश थे जिनकी विचारधारा समाजवादी थी जैसे चीन, उनके साथ मित्रता करनी शुरू कर दी। और अब इसकी लड़ाई केवल सोवियत संघ से थी, केवल सोवियत संघ से थी। तो अब अमेरिका और जो दूसरे देश थे जिनकी विचारधारा समाजवादी थी, उनसे न लड़कर केवल सोवियत संघ का ही विरोधी हो गया था। और लास्ट में 1991 तक आते आते जो है वो शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? कल हमने पढ़ा था कि जो है शीत युद्ध में जो जर्मनी थी, जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, वहाँ पर सोवियत संघ ने 150 किलोमीटर की लंबी दीवार बना दी थी और उसको जो है बर्लिन के जर्मनी का विभाजन कर दिया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी वाला भाग अमेरिका के पास आ गया था और पूर्वी जर्मनी का भाग जो है वो सोवियत संघ के पास आ गया था। लेकिन बाद में जाकर जर्मनी की ही जनता ने जो है वो बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। कौन से सन में? 1989 में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सन आपको याद रखना है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी। और जब बर्लिन की दीवार गिर गई तो जो शीत युद्ध की जो तेज़ी थी वो अपने आप जो है कम हो गई। जर्मनी का एकीकरण हो गया, 2 भागों में जर्मनी बटा हुआ था और वो फिर अब दीवार गिरने की वजह से एक हो गया। और इसके बाद लास्ट तक आते आते जो दूसरा गुट था, दूसरी दुनिया थी, समाजवादी गुट था, सोवियत संघ गुट था, वो समाप्त हो गया क्योंकि 1991 में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। विघटन का मतलब टूट गया। कब टूटा ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विघटित हो गया। किस में विघटन हुआ, किस में टूटा? जो 15 गणराज्य थे उन्हीं गणराज्यों में सोवियत संघ टूट गया। हमने अभी देखा था 1922 में ये जो 15 गणराज्य थे इन्होंने मिलकर आपस में सोवियत संघ बनाया था और 1991 में ही जब सोवियत संघ टूट गया तो एस्टोनिया अलग हो गया, लातविया अलग हो गया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब अलग अलग देशों में बट गए। भाई जैसे भारत अलग हो गया स्वतंत्रता के बाद, पाकिस्तान अलग हो गया, ऐसे ही जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये 15 गणराज्य अलग हो गए बिल्कुल। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि जब सोवियत संघ ही नहीं रहा, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ का गुट, एक अमेरिका का गुट। तो सोवियत संघ टूट गया तो अब केवल विश्व जो है एक गुट में, विश्व में केवल एक महाशक्ति रह गई और वो कौन रह गया? अमेरिका रह गया और सोवियत संघ खत्म हो गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। जो 2 ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ, 2 ध्रुव में से एक ध्रुव खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया और सोवियत संघ के विघटन से ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और अब पूरे विश्व का एक ही दादा बन गया, वो कौन? यूएसए। और वो यूएसए पूरा जो है विश्व की महाशक्ति बन गया। अब हम बात करते हैं कि जो सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली क्या थी। भाई हमने पढ़ा 1917 में रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति में रूस की क्रांति से क्या हुआ? जो रूस में पहले राजाओं का शासन चलता था वो शासन समाप्त हो गया। अब वहाँ पर समाजवाद की स्थापना हो गई। तो जो समाजवाद की स्थापना है वही सोवियत प्रणाली कहलाती है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है, सोवियत प्रणाली का अर्थ क्या है? तो सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? समाजवादी। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी।
जो समाजवाद का मतलब है कि जो समाज के सभी लोग हैं वो सब समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए। अगर शिक्षा मिल रही है तो ऐसा ना हो अमीरों के बच्चों को अलग शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को अलग शिक्षा मिले। अगर हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, ऐसा ना हो कि गरीबों का तो इलाज नहीं हो रहा है, अमीरों का इलाज हो रहा है। ठीक है, तो समाज के जितने भी लोग हैं सबको एक समान रूप से देखा जाता है। इसी व्यवस्था को कहते हैं समाजवादी। तो पहला पॉइंट, सोवियत प्रणाली किस व्यवस्था पर आधारित था? समाजवादी व्यवस्था पर। दूसरा पॉइंट, समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ 4-5 लोग तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं और बाकी जनता सारी जो है वो गरीब है। तो समाजवाद का मतलब ही है कि जहाँ पर निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है और समाज में सभी को समान रूप से देखा जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोवियत प्रणाली का क्या है कि सोवियत प्रणाली में जो राजनीतिक प्रणाली की धुरी है वो साम्यवादी पार्टी थी। इसको आप ऐसे समझिए बच्चों, जैसे हमारे भारत देश में इस वक्त सरकार किसकी है? बीजेपी की है। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम जनता पार्टी है ना, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो हमारे भारत देश के अंदर हमारे भारत की जो सरकार है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और बाकी विपक्षी पार्टियों में भी बहुत सारे दल हैं, जैसे कांग्रेस है और बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस तरीके से। लेकिन जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत प्रणाली की व्यवस्था थी, उसमें केवल एक ही पार्टी होती थी और उस पार्टी का नाम होता था साम्यवादी। यही साम्यवादी पार्टी सरकार चलाती थी और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी सोवियत संघ में नहीं होती थी। वहाँ पर विपक्ष नाम का भी कोई दल नहीं होता था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आपको याद रखना है कि जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार है या समाजवादी व्यवस्था है, उसमें केवल एक ही पार्टी काम करती है, वो है साम्यवादी पार्टी, और दूसरी कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी विपक्ष नहीं होता है। और पूरे राज्य पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर राज्य का कंट्रोल होता है। राज्य का कंट्रोल मतलब हॉस्पिटल होंगे तो सरकारी, स्कूल होंगे तो सरकारी, सड़कें बनेंगी तो सरकार बनाएगी, पानी के पीने की व्यवस्था करेगी तो सरकार करेगी, कृषि हो रही है, भूमि ज़मीन पर, सब पर जिसका भी नियंत्रण होगा वो किसका होगा? राज्य का ही या सरकार का ही नियंत्रण होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं सोवियत प्रणाली के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न आता है। सोवियत प्रणाली में पहला पॉइंट क्या याद रखना है? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि यह पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती है या निजी संपत्ति का विरोध करती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोवियत प्रणाली में जो सरकार होती है वो कौन सी पार्टी की होती है? साम्यवादी पार्टी की होती है। चौथा पॉइंट कि सोवियत प्रणाली में किसका नियंत्रण होता है? पूरे राज्य पर सरकार का या राज्य का नियंत्रण होता है। और ये जो परिभाषा है सोवियत प्रणाली की, यही परिभाषा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं भी बन जाएंगी। देखिए, पॉइंट टॉपिक अलग अलग हैं लेकिन आंसर सबका एक है। यही विशेषता सोवियत प्रणाली का जो अर्थ है, यही इसकी विशेषताएं बन जाएंगी। देखिए, पहली विशेषता क्या है? एक दल का प्रभुत्व। कौन सा दल है? राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी को ही साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं। तो सोवियत संघ में सरकार में एक ही पार्टी होती है, इंग्लिश में बोल देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदी में बोल देते हैं साम्यवादी पार्टी। दोनों का मतलब एक ही है। तो एक ही दल होता है वहाँ पर केवल, ये हमने ऊपर अभी पढ़ लिया है। दूसरा है कि इस प्रणाली में राज्य एवं पार्टी को ही विशेष महत्व दिया जाता है। भाई सरकार कौन चलाएगा? केवल यही पार्टी चलाएगी और दूसरी कोई पार्टी नहीं होती है, न विपक्ष होता है, तो सारे फैसले कौन लेगा? यही पार्टी लेगी।
दूसरी दुनिया शीत युद्ध के दौरान इस समूह के देशों को समाजवादी गुट कहा जाता था तथा दूसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता था। ये हमने शीत युद्ध में पढ़ा कि जो सोवियत प्रणाली जहाँ जहाँ जिस देश में लागू थी, जो देश समाजवादी विचारधारा पे थे, उनको सबको क्या कहा गया? दूसरी दुनिया कहा गया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था थी, जो भी काम होते थे, सरकार जो भी काम करती थी, वो किस तरीके से करती थी? योजनाबद्ध तरीके से करती थी। सड़कें बन रही हैं तो उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, और स्कूल बन रहे हैं तो उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उद्योग धंधे हो रहे हैं तो उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो भी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ में, वो योजनाबद्ध तरीके से होती थी। तो अगर आप सोवियत प्रणाली का अर्थ और सोवियत प्रणाली की विशेषताएं दोनों एक ही चीज़ हैं, अगर आप ठीक से इसको समझें तो। अब कुछ अलग पॉइंट्स, ये तो हमने देख लिया कि सोवियत संघ जो है वो महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। अच्छा, सोवियत प्रणाली में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। जो शीत युद्ध का दौर जब चल रहा था, उस वक्त जो सबसे पावरफुल देश था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संसाधन थे, सबसे ज़्यादा पैसा था, वो अमेरिका था। और विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर था सोवियत संघ, जिसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। खनिज तेल है, लोहा है, इस्पात है, मशीनरी है, मतलब हर तरफ से प्राकृतिक संसाधनों से लैस पूरा जो है एकदम विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात सब बहुतायत में सोवियत संघ के अंदर थे। तो अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश सोवियत संघ ही था, जिसके पास इतने सारे ऊर्जा के संसाधन थे। विकसित घरेलू उद्योग भी सोवियत संघ के बहुत अच्छी कंडीशन में थे। सोवियत संघ के घरेलू उद्योग अत्यधिक विकसित थे। सोवियत संघ में एक छोटी सी पिन से लेके कार आदि का उत्पादन होता था। सोवियत संघ के अंदर पिन से लेके कार तक सारी मशीनरी खुद वहीं पे अपने ही देश में बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ की संचार प्रणाली और यहाँ की परिवहन प्रणाली, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचानी, ये सभी प्रणालियाँ बहुत अच्छे से विकसित थी। और सोवियत प्रणाली की एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ पर जितनी भी जनता थी, सबको पूरा रोजगार दिया जाता था, कोई भी बेरोजगार नहीं था। और सभी का जो जीवन स्तर था वो निश्चित था कि घर सबके पास होगा, रोटी सबको मिलेगी और दवाएं सबको मिलेंगी, शिक्षा सभी को मिलेंगी। तो सोवियत संघ की जितनी भी जनता थी उसमें कोई बेरोजगार नहीं रहता था। सबके पास एक जो है न्यूनतम जीवन स्तर की रोजी रोटी मिलती थी उन्हें, दवाएं मिलती थी उन्हें, शिक्षा मिलता था उन्हें, घर उनको मिलता था, मतलब गरीबी वहाँ पर नहीं थी। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कल्याण की भावना, जन कल्याण की भावना। सरकार जनता की सुविधाओं पर, शिक्षा पर, बच्चों की देखभाल की चीज़ों पर छूट देती थी। तो ये सब सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब बच्चों, जैसा हम जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर खूबी भी हैं तो दोष भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खूबियाँ ही खूबियाँ हों या किसी के पास दोष ही दोष हों। खूबियाँ होती हैं तो कमियाँ भी होती हैं। अब जो खूबियाँ पढ़ी हमने, अब कुछ कमियाँ भी पढ़ लेते हैं। सोवियत प्रणाली की क्या कमियाँ थी? अब उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी। जैसे हमने अभी बताया आपको कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन सा देश था? अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन। तो अमेरिका में जितनी भी चीज़ें थी सब ब्रांडेड हुआ करती थी। तो सोवियत संघ के लोगों को लगता था कि भाई हमें जो है अमेरिका या पश्चिमी देशों के हिसाब से जो है लो स्टैंडर्ड की चीज़ें मिल रही हैं। अब धीरे धीरे इस प्रणाली में क्या है, जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। अब जैसे आप समझते हैं कि अगर एक सरकारी स्कूल है तो वहाँ के टीचर ये सोचते हैं कि भाई नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भी पैसा मिलेगा, पढ़ाएंगे तो भी पैसा मिलेगा। तो ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो
किस तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया हम जैसे भी मेहनत करेंगे हमें तनख्वाह तो मिलेगी। तो यही जो है सोवियत प्रणाली में भी ये एक बहुत बड़ी कमी निकल के आई कि जो वहाँ के अफसर थे, जो सरकारी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे बाद में जो है काम करना बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से जो है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। जैसे आप जानते हैं कि बिना लिए दिए जो है किसी भी सरकारी ऑफिसों में आराम से काम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर भी ये दोष उत्पन्न हो गए थे। अब वो समाजवादी से सत्तावादी हो गई थी। जो समाज के लिए जो व्यवस्था काम कर रही थी, तो धीरे धीरे समाज तो गोलमाल हो गया। जिनके पास सत्ता थी वही पैसे वाले हो गए थे और वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे। नौकरशाही के बदले हस्तक्षेप से नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। अब क्योंकि आम जनता को तो लोग सुन नहीं रहे थे, अफसर सुनते नहीं थे, उनकी बातों को मानते नहीं थे, उनका काम पूरा नहीं करते थे, तो इसलिए उनमें नाराज़गी थी। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो अपने मन मर्जी के कानून चलाया करती थी। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ये हमने अभी पढ़ा। और सबसे बड़ा उसमें कौन सा देश था? रूस था। तो क्योंकि रूस सबसे बड़ा था और रूस ताकतवर था, तो सोवियत संघ में चलती किसकी थी? चलती केवल रूस की ही थी। जो रूस कहता था वही सोवियत संघ करता था, और जो दूसरे छोटे मोटे देश थे वो अपने आप को, वहाँ की जनता उपेक्षित महसूस करती थी कि भाई हमारी तो रूस के आगे कुछ चलती ही नहीं है। इसके अलावा सोवियत संघ जो है परिवहन और ऊर्जा के मामलों में भी पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ था। तो ये सब कुछ खूबियाँ भी थी सोवियत प्रणाली में, और वही खूबियाँ कमियाँ भी बन जाती हैं। अब जैसे हमने पहली विशेषता पढ़ी, एक दल का प्रभुत्व, ये विशेषता है, और यही कमी बन गई कि भाई एक दल का प्रभुत्व था। कौन सा दल? कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वही पार्टी धीरे धीरे अपनी मनमानी करने लगी, दूसरे लोगों की उन्होंने सुनना बंद कर दिया। तो जो खूबी रही वही खूबी जो है दोष बन गया। फिर हमने एक खूबी पढ़ी कि यहाँ पर सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा संसाधन थे। विशाल ऊर्जा संसाधन थे, लेकिन वो पश्चिमी देशों की तुलना में कम थे। तो जो यहाँ के जो जनता थी उन्हें ये लगता था कि भाई जो पश्चिमी देश में लोग सामान यूज़ कर रहे हैं वो तो अच्छी किस्म का है, ब्रांडेड है, और हमारे देशों में हमें जो है निम्न कैटेगरी का सामान मिलता है। समाजवादी में हमने पढ़ा था कि पहले जो है संपूर्ण रोजगार, सभी को रोजगार दिया जाता था, सभी का जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाता था कि सबको घर मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको अस्पताल मिलेंगे इलाज के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता गया, सरकारी अफसरों ने काम करना बंद कर दिया, लोगों की सुननी बंद कर दी, तो धीरे धीरे बेरोजगारी भी फैल गई, और लोगों को जो है खाद्यान्न में भी कमी हो गई, और लोगों को दवाइयों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए भी अभाव से गुजरना पड़ रहा था। तो बेटा ये जो वीडियो है इसको आप अच्छे से समझें, बार बार देखें, और इस वीडियो का, मेरी मेहनत का पूरा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।